हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। लूसेंट का फुल फ्री कोर्स में सभी लोग का वेलकम करता हूं, जहां पे हम लोग साइंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। स्पेशली जो लूसेंट की जो आपकी बुक है जिसमें साइंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको आज अपन यहाँ पे करेंगे। और जनरल नॉलेज की लूसेंट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें साइंस के जितने भी एमसीक्यूज हैं हम लोग बारी बारी से करते जा रहे हैं। और मैं हर दिन 2 से 3 यहाँ पे टॉपिक उठा रहा हूँ और उन 2 से 3 टॉपिक्स पे लगातार हम लोग जो है क्वेश्चंस करते हुए जा रहे हैं, जो कि भी आपके क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज की भी क्लास आपकी रहने वाली है। आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, साइंस बाय सौरभ सर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे इन सारी जो भी लूसेंट की पूरी सीरीज चल रही है या जितनी भी क्लासेस मेरी चला करती हैं, साइंस पे हो या मैथ पे हो, आपको साइंस बाय सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। जो इस ग्रुप का नाम है वो है मैथ्स एंड साइंस बाय सौरभ सर। आपको सर्च करना है साइंस बाय सौरभ सर के नाम से। और आप ऑली बोर्ड के साथ परमानेंटली कनेक्ट होने के लिए आप ऑली बोर्ड एसएससी, यहाँ पे ऑली बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑली बोर्ड के कोई भी कोर्सेज चाहते हैं या कोई भी मॉक टेस्ट चाहते हैं आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो ऑली बोर्ड आपका सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है। तो आप यहाँ पे कोड यूज करिए सौरभ, और इस कोड पे आपको सारे ऑली बोर्ड का, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी तरह का एग्जाम हो और कोई भी मॉक हो, हर चीज में मैक्सिमम डिस्काउंट इस कूपन कोड से मिलेगा। जितना भी होगा उससे ज्यादा ही 5% इस कूपन कोड से डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। पहला सवाल है हीटिंग ऑफ ओर। कल हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था, मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास में भी करा था, जो पूरा इससे पीछे वाला पार्ट 2 वाली वीडियो थी। और आज भी अपन यहाँ पे आगे करेंगे। आगे यहाँ पे आज भी अपन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, धातु और थोड़ा सा बायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों के बारे में आज एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो जैसे हीटिंग ऑफ और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने को क्या कहा जाता है? तो उसके गलनांक से नीचे इसको गर्म करने की प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कैल्सिनेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो कैल्सिनेशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि आपका यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन को निस्तापन की प्रक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो होता है, एयर जो होता है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे एयर की मौजूदगी नहीं होती है ना। और वहां पे ओर को धीरे धीरे गर्म किया जाता है कैल्सिनेशन प्रक्रिया में। जो कैल्सिनेशन प्रक्रिया है, याद रखिएगा, कार्बोनेट ओर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन से ओर्स के लिए? कार्बोनेट ओर्स के लिए ये प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम जिसमें होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के अयस्क हैं, कार्बोनेट ओर्स हैं, इनमें निस्तापन कैल्सिनेशन की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, जिसमें अयस्क को, है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर? चलिए, अगला सवाल है कि इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाई। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड किसके द्वारा जो है रिड्यूस किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है? सिलिका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या लाइमस्टोन, है ना। तो ये जो रिड्यूस किया जाता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में, वो किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से रिड्यूस किया जाता है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा आपके यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आयरन फॉर्म्स एंड टिकल्स डाउन। ठीक है, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स है यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए मौजूद है ताकि जो भी वहाँ पे आयरन का ऑक्साइड हो, जो भी वहाँ पे लौह अयस्क हो, जैसे कि Fe2O3, है ना, हेमाटाइट हो गया, या Fe3O4 मैग्नेटाइट हो गया, कोई भी आपका आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, कोई भी आपका आयरन ऑक्साइड है, तो उसको रिड्यूस किया जा सके, क्या किया जा सके, रिडक्शन, और वहां से निषेचन किया जा सके, रिडक्शन यानी निषेचन, और वहां से आपका क्या निकाला जा सके, प्योर आपका आयरन निकाला जा सके। ठीक है, तो वहां पे आयरन ऑक्साइड को रिडक्शन के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जहरीली गैस हुआ करती है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है ना।
सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो कॉमन सॉल्ट का जो रासायनिक नेम होता है वो कहता है सोडियम क्लोराइड, जिसे अपन क्या कहते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। इनमें इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड हुआ करता है, ये भी याद रखना है। आयोनिक बॉन्ड आपका प्रेजेंट हुआ करता है सोडियम और क्लोराइड के बीच में, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। जो घर में खाने वाला नमक होता है ना, वही सोडियम क्लोराइड होता है। फिर अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय लीचिंग इट्स ओवर विद डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु साइनाइड विलयन के साथ इसके ऊपर लीचिंग करके प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन में किसी धातु को मिला करके, किसी धातु के अयस्क को मिला करके, वहां पे जिस मेटल का प्योरिफिकेशन होता है वो होता है सिल्वर और गोल्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर, ठीक है। सिल्वर आपका और गोल्ड ऐसे दो मेटल हैं जिनको साइनाइड प्रोसेस से क्या किया जाता है? साइनाइड प्रोसेस से इनका प्योरिफिकेशन किया जाता है। साइनाइड प्रोसेस से इनका प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो जो भी आपका अयस्क होता है ना आपका, चाहे वो गोल्ड का हो या फिर आपका सिल्वर का हो, उसको आपका किसके सॉल्यूशन में? सोडियम साइनाइड, साइनाइड प्रोसेस मतलब सोडियम साइनाइड का आपका सॉल्यूशन हो गया, या आपका पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इनके सॉल्यूशन में, इनके विलयन में आपका जो है घोला जाता है उसको, अयस्क को, जिसमें कि आपका गोल्ड या सिल्वर मौजूद हो, और वहां से फिर क्या करते हैं? प्योर सिल्वर और गोल्ड को निकाला जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये लीचिंग की प्रक्रिया है जिसमें डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा साइनाइड प्रक्रिया, साइनाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल आपका सिल्वर और गोल्ड के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड एज? अयस्क के ताप उपचार का उपयोग जिसमें गलना और भुनना शामिल है क्या कहलाता है? द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग, मतलब कि उस मेटलर्जिकल प्रोसेस में आपका स्मेल्टिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, यानी गलाने की प्रक्रिया भी चल रही है, और रोस्टिंग की प्रक्रिया भी चल रही है ना। तो यहाँ पे इसको कहते हैं पायरोमेटलर्जी। इसको क्या बोला जाता है? जहाँ पे ये बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है पायरोमेटलर्जी, है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया, एकदम ब्लास्ट फर्नेस में देखिए मोल्टन रूप से, ये क्या है आपका एक प्रकार से ये मोल्टन मोल्टन फॉर्म ऑफ ओर है, ठीक है। मोल्टन ओर है पूरा एकदम, है ना। ये आपका पूरा फर्नेस है, इसमें गर्म किया जा रहा है, ठीक है। और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इसको हीट करना रस्टिंग की प्रोसेस कहलाती है एयर की प्रेजेंस में, और इस मेल्टिंग होता है गलाना, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ब्रांच ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, जहां से कोई चीज निकाली जाती है, पायरोमेटलर्जी, ठीक है। और ये आपका हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें मेटल को रिकवर किया जाता है उसके ओर से। और जो आपका एग्जांपल है, जैसे पायरोमेटलर्जी किस किस तरह के ओर्स में, किस किस मेटल के ओर में इस्तेमाल की जाती है, तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये वो सारे मेटल हैं जिनमें आपकी पायरोमेटलर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें आपका पायरोमेटलर्जी का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी। अगला सवाल है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया और कॉल्ड? जीवाणु जो संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं, या जो विषाणुओं को संक्रमित करते हैं, है ना, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे हमला करते हो, उस तरह के वायरस को बैक्टीरियोफेग्स वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस तरह के वायरस को? बैक्टीरियोफेग्स वायरस उनको कहा जाया करता है, ठीक है। और जो आपका ये भी याद रखना है, जो वायरस आपके ह्यूमन पे, इंसानों पे अटैक करे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बोला जाता है? जो ह्यूमंस पे अटैक करें उनको क्या बोला जाता है? होमोफेग्स वायरस बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? होमोफेग्स वायरस उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? जो वायरस ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, ऐसे वायरस को कहते हैं होमोफेग वायरस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका
बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर कॉल्ड। वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलने का जीवाणु क्या कहलाता है? पहली बात तो वो जीवाणु बैक्टीरिया होता है। पहली बात वो जीवाणु बैक्टीरिया होता है और जिसमें क्या होता है, वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको किसमें बदलता है? नाइट्रोजनी यौगिक में बदलता है। तो वो बैक्टीरिया जो है उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाती है और ये प्रक्रिया जो होती है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहा जाता है और उस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और नाम क्या है उस बैक्टीरिया का? तो नाम है उसका राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, है ना। मनुष्यों की आंत में पाए जाने वाली कौन सी बैक्टीरिया होती है? मनुष्यों की आंत में पाई जाने वाली कौन सी बैक्टीरिया होती है? बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो ऑप्शन है इशरीकिया कोली, विब्रियो कॉलेरा एंड बैसिलस एंथेरोसिस या कॉर्नी बैक्टीरियम डाइथेरेई। तो जो आपकी बैक्टीरिया होती है वो है इशरीकिया कोली, है ना। इशरीकिया इशरीकिया कोली बैक्टीरिया जो होती है आपकी इस प्रकार से दिखने वाली बैक्टीरिया, ये हमारे स्टमक में पाई जाती है, ये हमारे पेट में पाई जाती है, ठीक है। पेट में हमारे पाई जाती है और यही जो बैक्टीरिया है इशरिया कोली, ये किसका कारण बनता है? डायरिया, है ना। आपकी डायरिया का कारण बनता है, यानी कि दस्त लगना, जो आपका दस्त लगते हैं ना, कभी कभी हमें हल्का सा हमारा पेट खराब होता है तो कभी कभी इसी बैक्टीरिया के बढ़ जाने के कारण हुआ करता है डायरिया का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, डायरिया इसी बैक्टीरिया से होता है। एक और बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा, इससे कॉलेरा डिसीज होता है, ठीक है। कॉलेरा डिसीज आपका हुआ करता है, ठीक है। और कॉर्नी बैक्टीरियम डाइप्थेरेई से डाइप्थेरिया डिसीज हुआ करती है ना। डाइप्थेरिया डिसीज आपका हुआ करता है कॉर्नी बैक्टीरियम डाइप्थेरेई से। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, पोलियो का कारक जीव कौन सा है? मतलब पोलियो किससे हुआ करता है? पोलियो का कारक जीव क्या है? पोलियो किससे हुआ करता है ये आपको बताना है। वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? किससे पोलियो रोग हुआ करता है, ये मेन महत्वपूर्ण चीज है। तो जो पोलियो है एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। पहली बात क्या, पोलियो जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे जो कारक होगा, जो आपका यहाँ पे पैथोजन होगा, वो पैथोजन होगा वायरस। और जो नाम होगा वायरस का, जो नाम होगा वायरस का, वो कहलाएगा पोलियो वायरस। क्या कहलाएगा? वो पोलियो वायरस आपका कहलाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया से कैसे डिसीज होते हैं? अलग अलग डिसीज आपकी बैक्टीरिया से भी हुआ करते हैं, जैसे टीबी वगैरह डिसीज हो गई, है ना। टीबी डिसीज हो गई। और टाइफाइड हो गया। टाइफाइड भी किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया से। तो टीबी, टाइफाइड, ये सब रोग जो है बैक्टीरिया से होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो मलेरिया हो गया, वो प्रोटोजुआ से होता है ना। काला आजारी रोग, काला आजार जो रोग होता है, ये भी किससे होता है? प्रोटोजुआ से, ठीक है। उसी तरह से स्लीपिंग सिकनेस, अनिद्रता जो होती है, स्लीपिंग सिकनेस, वो भी किससे होती है? अनिद्रता की बीमारी आपकी, वो जो होती है प्रोटोजोआ से होती है। फंगस, फंगस यानी कि कवक से अस्थमा रोग होता है। अस्थमा, अस्थमा रोग हुआ करता है, ठीक है। और बाल्डनेस, गंजापन भी इसी के कारण हुआ करता है, फंगस के कारण। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वो हैं, डिसीज हैं या किसी प्रकार के रोग हैं जो इंसानों में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फैला करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया से टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी चीजें फैलती हैं, ठीक है। और भी ढेर सारे ट्यूबरक्लोसिस से होने वाले भी डिसीज हैं आपके। और उसी तरह मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से होते हैं। वायरस से कई सारे डिसीज होती हैं, एचआईवी हो गया, पोलियो हो गया आपका, डेंगू हो गया, है ना। और और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, इसी में बैक्टीरिया में सिफिलिस डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है सिफिलिस, ये भी उसी से हुआ करती है, ठीक है। सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी के भी हैं, ठीक है। प्लांट से भी कुछ सवाल हैं जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के भी सवाल मैंने यहाँ पे थोड़े से डाले हैं,
जो कि आपकी बुक में ही पाए जाने वाले सवाल हैं लूसेंट की। पहला सवाल है, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, किस पादप समूह को अपनी जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो वो पादप समूह जिनको भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, वो कहलाते हैं ब्रायोफाइट। क्या कहते हैं उनको? ब्रायोफाइट उनको कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर, है ना। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पादप जगत का उभयचर, जिसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर, इसे कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जमीन पे भी रहता है, लैंड पे भी रहता है और पानी पे भी रहा करता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। इसी तरह से जो थैलोफाइट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? केवल पानी में, केवल और केवल पानी में रहा करते हैं। ठीक है, और एक इसी तरह से होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स, जो टेरिडोफाइट होते हैं ये जमीन पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। और जो टेरिडोफाइट हैं ये ट्रू प्लांट्स कहलाते हैं। वास्तविक पौधे इन्हीं को माना जाता है ट्रू प्लांट्स। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। व्हाट इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय पादप हार्मोन है। पहली बात की जो प्लांट हार्मोन है, केवल आपका इकलौता एक सिंगल गैसियस प्लांट हार्मोन है। बाकी सब कैसे हैं? लिक्विड फॉर्म में है। केवल जितने भी अदर हार्मोन हैं वो सारे लिक्विड फॉर्म में है। एक ही ऐसा है जो कि गैसियस है, वो है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन है आपका इथाइलिन। क्लियर हुई? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चले आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्शन। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जल चालन में शामिल है, यानी कि पौधों को जल पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू किया करता है। तो ये भी आपको याद ही होना चाहिए, कौन सा टिश्यू करता है जल पहुंचाने का काम। तो ये आपका करता है जाइलम। जाइलम आपका वाटर पहुंचाता है, वाटर। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आपका पहुंचाने का काम पौधे के अलग अलग भाग में जाइलम किया करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम ऊतक है ये आपका क्या पड़ता है? फूड पहुंचाता है, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन का पौधे के अलग अलग भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम आपका किया करता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, आपका जो फ्लोएम टिश्यू होता है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से सवाल आ जाता है। फ्लोएम जो होता है, ये जो आपका टिश्यू है, इस टिश्यू में दो टू टू वे पाथ होता है, टू वे पाथ। ठीक है, यानी कि अगर भोजन ऊपर जाता है, यानी कि अगर आपका फ्लोएम टिश्यू मैं बनाऊं, अगर इस तरह से आपका फ्लोएम टिश्यू बनाया जाए, तो फ्लोएम टिश्यू में पहली बात तो परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। यहाँ पे ऐसे परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है। साथ में इसका आपका अगर भोजन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो भोजन वापस लौट के नीचे भी आता है, टू वे पाथ होता है। लेकिन अगर जाइलम की बात किया जाए तो जाइलम ऊतक में पहली बात परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, बीच में ऐसी कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी बीच में मौजूद होती नहीं है जाइलम टिश्यू में। और जो है वाटर केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये क्या है? वो यूनी डायरेक्शनल है। तो जाइलम टिश्यूज क्या है? यूनी डायरेक्शनल होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, वाटर अगर ऊपर चढ़ रहा है पौधे में तो वो पौधे में ही ऊपर जाएगा और वो नीचे फिर वापस नहीं आ सकता। या तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, मतलब आपका पौधे से वो पानी उड़ जाएगा, वाष्पित होकर के, इवापोरेट होकर के उड़ जाएगा ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया से, लेकिन वो पानी नीचे लौट के नहीं आएगा। अगला सवाल, द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू इज, द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक का एकमात्र जीवित तत्व क्या है? यानी कि जाइलम जो है भाई आपका क्या है? कई प्रकार से जाइलम जो टिश्यू है वो कई प्रकार के आपके सेल से बना होगा ना, तो इसमें एकमात्र जीवित तत्व क्या है? वो है जाइलम पैरेनकाइमा सेल। जाइलम पैरेनकाइमा सेल जो है वो इकलौता जीवित सेल, लिविंग टिश्यू है ना। लिविंग एलिमेंट जो प्रेजेंट है जाइलम टिश्यू में वो है जाइलम पैरेनकाइमा सेल। प्लांट हैविंग वास्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स आर कॉल्ड,
ऐसे पौधे जिनमें वास्कुलर टिश्यू हो विदाउट सीड्स। तो वास्कुलर टिश्यू का क्या मतलब होता है? वास्कुलर टिश्यू का मतलब होता है, वास्कुलर टिश्यू का अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम होना। वास्कुलर टिश्यू मतलब कंडक्शन टिश्यू का होना। और कंडक्शन टिश्यू का क्या मतलब होता है? वास्कुलर टिश्यू मतलब कंडक्शन टिश्यू, और कंडक्शन टिश्यू का मतलब होता है पौधे में जाइलम और फ्लोएम का मौजूद होना। जाइलम और फ्लोएम का मौजूद होना। तो ऐसे पौधे, और ऐसे पौधे जिनमें कि आपका सीड नहीं होता है ना, लेकिन उनमें जाइलम और फ्लोएम हो, उनको बोला जाता है टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट, ये तीनों जो हैं ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। किस में आते हैं? क्रिप्टोगैम्स पौधे कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स प्लांट। क्रिप्टोगैम्स प्लांट, क्रिप्टोगैम प्लांट्स ये हैं जिनमें सीड, बीज पाया ही नहीं जाता। सीडलेस प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स कहा जाता है। और गाइनोस्पर्म, गाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये आपके क्या कहलाते हैं? दोनों फेनेरोगैम्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स आपके कहलाते हैं। फेनेरोगैम्स का मतलब होता है सीड प्लांट, जिनमें कि आपका बीज मिला करता है। एंजियोस्पर्म्स और गाइनोस्पर्म्स दोनों में बीज मिला करता है। गाइनोस्पर्म्स में नेकेड बीज होता है, एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड। लेकिन टेरिडोफाइट, थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कि आपका बीज पाया ही नहीं जाता, ये सीडलेस प्लांट हुआ करते हैं। ठीक है, और केवल टेरिडोफाइट ऐसा प्लांट है जो ट्रू प्लांट है, जिसमें जाइलम भी पाया जाता है, फ्लोएम भी पाया जाता है। थैलोफाइट में कुछ भी नहीं पाया जाता, कुछ भी नहीं होता थैलोफाइट में। ब्रायोफाइट में इसका तना होता है, यानी कि स्टेम आपका मौजूद होता है, और आपकी पत्तियां भी इसमें दिखाई पड़ती हैं, आपकी जड़ें वगैरह भी इसमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इनमें जाइलम नहीं हुआ करता ब्रायोफाइट में, और फ्लोएम भी नहीं हुआ करता। ठीक है, और थैलोफाइट में तो कुछ भी नहीं हुआ करता। थैलोफाइटा तो बस एक तरह से थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे शैवाल वगैरह बिछा रहता है पानी में, गंदे पानी में, है ना, आपकी काई लगी रहती है ना, काई जमी रहती है। क्या काई का ऐसा दिखता है क्या? तना कौन सा है, पत्ती कौन सा है, जड़ कौन सा है, कुछ नहीं पता चलता काई का। तो वो सब थैलस होते हैं ना, फंगस, एल्गी वगैरह जो होते हैं एग्जाम्पल में, वही आपके क्या होते हैं? जो है थैलोफाइट होते हैं। और टेरिडोफाइट वास्तविक रूप से पौधे हुआ करते हैं। विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी? शैवाल का सबसे आदिम समूह कौन सा है? शैवाल का सबसे आदिम समूह कौन सा है? मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एल्गी, तो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सबसे पहले जो डेवलप की गई थी, और ये फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो अपना भोजन, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाए, जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाए, वो कहलाते हैं फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी आपका एक प्रकार का फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्लियर है? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला है द पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हम सवाल करना शुरू कर रहे हैं। तो अब एक एक करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सवाल यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है कि द पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, एक खोखले गोलाकार कंडक्टर के अंदर की क्षमता या विभवांतर पूछा है। पोटेंशियल है ना, अंदर की क्षमता नहीं, इसको कह सकते हैं विभवांतर। तो विभवांतर कितना होता है? तो वो आपका विभवांतर बराबर बना रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, वेरीज डायरेक्टली एट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आप सेंटर से, उस हॉलो स्फेरिकल चार्ज्ड सेल से अगर आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो वहां पे आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, और या तो आपका पोटेंशियल घटेगा अगर आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी हॉलो स्फेयर के अंदर, वो क्या हुआ करती है? जीरो के बराबर हुआ करती है। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है? आपका हॉलो स्फेयर है। यहाँ पे फिगर में देखिए, ये क्या है? आपका हॉलो स्फेयर है। ठीक है, और ये हॉलो स्फेयर है, यानी जो चार्ज है उसकी सतह पे है। जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है? जो भी आपका चार्ज है, चार्ज ऑन सरफेस। ठीक है, सारा चार्ज आपका सतह पे है। तो जब सारा चार्ज आपका सतह पे है, तो अंदर तो कुछ भी चार्ज नहीं है ना, इसके अंदर तो क्या है? कुछ भी चार्ज नहीं है, क्यू बराबर जीरो है। तो जब क्यू बराबर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अंदर क्या होगी? जीरो होगी ना। स्फेयर के अंदर अगर चार्ज है ही नहीं, पूरा चार्ज कहाँ है? पूरा चार्ज आपका उसकी सतह पे है। तो जब सतह पे है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो सतह की होगी, अंदर तो होगी नहीं कहीं पे। तो जो आपका वो है, आपका जो होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर पे जीरो हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर पे जीरो हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट ही बना रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। और जैसे ही आप फिर अब इसके बाद सरफेस पे पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि वो क्या रहेगा, रेडियस रहेगा उस हेमिस्फेयर का, वो क्या रहेगा, रेडियस रहेगा ये हेमिस्फेयर का। जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। और वहीं पे जैसे जैसे आप यहाँ पे आर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका आर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। और लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट से इस छोर से लेकर के इस छोर तक वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदुओं के बीच में V1 और V2 है ना, तो V2 माइनस V1 किसके बराबर रहेगा, जीरो के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कोई भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनको समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक एनर्जी में, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन सेल करता है, किस प्रकार का सेल, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज किया करता है, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस टर्मिनल वाली लगी है कि नहीं, प्लस माइनस टर्मिनल वाली, ये आप सभी के सामने यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी फ्लो हो रही है। कैथोड आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया, और एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल इधर पे हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगी है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेटल का रिडक्शन हो रहा है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इधर पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंदर में चल रहा है आपका, एक रॉड का, एक ऑक्साइड रॉड का और प्योर रॉड के बीच में, ठीक है। तो ये सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दे। चलिए अगला सवाल, कि नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड, जो बताइए, जुड़े होने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाह नहीं होती है। इफ दे हैव सेम कैपेसिटी, इफ दे हैव सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इफ दे हैव सेम पोटेंशियल। तो नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज व्हेन कनेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई दो चार्ज वीडियो बॉडीज हैं, मान लीजिए इनके पास बराबर चार्ज है, इनके पास आपका बराबर चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए इसके पास जो चार्ज है वो 2 कूलॉम, और दूसरी बॉडी जो है इसके पास भी जो चार्ज है ये कितना है, 2 कूलॉम। तो यहां से इन दोनों के बीच में आपका जो है कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा, यहां से यहां में आपका कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दे हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जितना V1 है ये V2 है, तो V2 माइनस V1, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, है ना, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो उसी कंडीशन में आपका नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्जेस बॉडी व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव द सेम पोटेंशियल। तो अगर इनके बीच का सेम पोटेंशियल है, सॉरी, हाँ माफ करिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज कंफ्यूज हो गया। अगर इनके बीच का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, टू चार्ज बॉडीज अगर इनके बीच का पोटेंशियल सेम है, मतलब V1 और V2 है ना, V1 और V2 है, तो अगर V1 और V2 एक दूसरे के बराबर है तो वहाँ पे कोई भी चार्ज आपका फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सॉरी मैंने ये गलत बोला कि चार्ज इक्वल है और फिर मैंने पोटेंशियल अलग अलग कर लिया, क्वेश्चन में बोला था पोटेंशियल आपका एक ही रहेगा, चार्ज अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर दो आपकी चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, दो आपकी चार्ज बॉडीज हैं, अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। As the electric charge on the surface of a hollow metal sphere increases, the electric field intensity inside the sphere. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर पे होगी वो रिमेन्स द सेम बनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर पे होगी वो बराबर आपकी बनी रहेगी, ठीक है। और कितनी रहेगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी अंदर रहेगी वो आपकी मैक्सिमम बनी रहेगी, ठीक है।
तो हॉलो मेटेलिक स्फीयर में इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाएँगे तो सरफेस पे ही बढ़ता रहेगा ना सारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी, वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे वो कांस्टेंट बनी रहेगी। और जैसे-जैसे फिर आप रेडियस से दूर, स्फीयर से दूर जाते जाएँगे, जैसे-जैसे आप क्या करेंगे यहाँ पे स्फीयर से दूर जाते जाएँगे, तो वो क्या होती जाएगी, आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी r, और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी घटती चली जाएगी, ठीक है? लेकिन अंदर पे अगर हॉलो है ना, खोखला है, तो अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कितनी होगी, कांस्टेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट इनसाइड द बल्ब इज ब्रोकन, ठीक है? क्या होता है जब बल्ब के अंदर का फिलामेंट टूट जाता है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। भैया आपने देखा होगा ना, घरों में कोई भी बल्ब लगा होता है तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट टूट जाया करता है, तो बल्ब हमारा फ्यूज हो जाया करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, ठीक है, तो यहीं पे आज इसको खत्म करते हैं। और सारे सवाल हमने करे, बहुत सारे सवाल यहाँ पे करे, इंपॉर्टेंट। तो गाइज लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोड यूज़ करिए सौरभ सारे मॉक टेस्ट और सारे कोर्सेज के लिए। और गाइज ऑली बोर्ड के साथ जुड़िए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम की। ऑली बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आप ऑली बोर्ड का एसएससी सुपर एलीट पैकेज ज्वाइन करते हैं तो आपको अगले 1 साल तक कोई भी अन्य कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं, सारे मॉक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आप इसको सौरभ कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ऑली बोर्ड का एसएससी सुपर एलीट या ऑली बोर्ड का एलीट पैक, जहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाता है एलीट में, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ, जिन सभी बच्चों को इन सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा साइंस बाय सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे को वहाँ से पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं और वो मैसेज मुझ तक आपका पहुँच जाएगा, ठीक है? चलिए, तो बहुत शानदार, आगे बढ़ा जाए और यहीं पे इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो में कोशिश करिए आप लोग लाइक वगैरह बढ़ाया करें, ठीक है? ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और लाइक और कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है लूसेंट की, और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से उस पे काम किया जाएगा, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।